नमस्कार दोस्तों। ये कक्षा 12 की आरबीएससी की पाठ्य पुस्तक है। ठीक है ना, मनोविज्ञान की। इसमें अपना चौथा पाठ चल रहा है। तो चलिए हर एक फैक्ट को, हर एक तथ्य को आराम से समझते हुए, याद करते हुए, पढ़ते हुए चलते हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ याद करते हुए, पढ़ते हुए चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई 4, मनोवैज्ञानिक विकार। ठीक, इसमें जो अपना चलन ये कुछ पढ़ दिया, जो आज चलेगा उस पर चलते हैं। मनोग्रसित वैधता विकार, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मनोग्रसित व्यवहार में व्यक्ति बार बार किसी अतार्किक या असंगत विचारों को न चाहते हुए भी मन ही मन दोहराते रहता है। पीड़ित व्यक्ति ऐसे विचारों से छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु वह लाचार रहता है, जिससे उसकी मानसिक शांति इस हद तक क्षुब्ध हो जाती है कि उसके समायोजन बाधा पहुंचती है। वैधता एक तरह की क्रियात्मक प्रतिक्रिया होती है, जहाँ रोगी अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी क्रिया को बार बार करने के लिए वैधता महसूस करता है, जैसे साफ सुथरे हाथ को बार बार धोने की क्रिया, ताला ठीक ढंग से लगा रहने पर उसे बार बार झकझोर कर देखना आदि। ऐसी क्रियाएं अवांछनीय नहीं बल्कि अतार्किक एवं असंगत भी होती है। मनोग्रसित वैधता विकार। उत्तर आघातीय प्रतिबल विकृति। उत्तर आघातीय प्रतिबल विकृति। पोस्ट ट्रूमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी, यह भी चिंता विकृति का ही प्रकार है। इसमें व्यक्ति पूर्व गठित विशिष्ट प्राकृतिक अथवा मानव घटना से संबंध संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओं से इस हद तक पीड़ित हो जाता है कि उसका समायोजन बिगड़ जाता है। इससे लक्षणों में गंभीर तनाव, बार बार किसी से मुस्कुराना, सामयिक शून्यता, एकाग्रता कमी आदि प्रमुख है। उत्तर आघातीय प्रतिबल की विकृति, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी। शरीर प्रारूपीय विकार, यह एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति शारीरिक कष्ट के लक्षण व्यक्त करता है, परंतु उसके इन शारीरिक लक्षणों का कोई जैविक आधार नहीं होता है। सरासन तथा सरासन के शब्दों में, सरासन काय प्रारूप विकृति का तात्पर्य उन विकृतियों से है शरीर प्रारूपी विकार, यह एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति शारीरिक कष्ट के लक्ष्य व्यक्त करता है, परंतु उसके इन शारीरिक लक्षणों का कोई जैविक आधार नहीं होता। सरासन तथा सरासन के शब्दों में काय प्रारूप विकृति का तात्पर्य उन विकृतियों से है जिनकी विशेषता शारीरिक लक्षण होते हैं, जिनसे शारीरिक विकृति का बोध होता है, किंतु इसके लिए लक्षणों की व्याख्या के हेतु कोई दैहिक प्राप्ति नहीं है तथा प्रबल प्रमाण या संकेत है कि लक्षण मनोवैज्ञानिक कारकों या द्वंद्वों से संबंध है। शरीर प्रारूपी विकारों में पीड़ा विकार, काय आलंबिता विकार, परिवर्तन विकार तथा स्वीकार्य दुश्चिंता रोग सम्मिलित होते हैं। शरीर प्रारूपी विकार समझ में नहीं आया कुछ? लक्षणों की काय प्रारूप विकृति का तात्पर्य उन विकृतियों से है जिनकी विशेषता सारे लक्षण होते हैं, जिनसे सारे विकृति का बोध होता है, किंतु इसके लिए लक्षणों की व्याख्या हेतु कोई दैहिक प्राप्ति नहीं है। प्रबल प्रमाण संकेत है, लक्षण मनोवैज्ञानिक कारकों द्वंद्व से संबंध है। शरीर प्रारूपी विकारों से पीड़ा विकार, काय आलम्बित विकार, चलो आगे चलते हैं। पीड़ा विकार है ना, पेन डिसऑर्डर, इस विकार में रोगी तीव्र और असहनीय पीड़ा की शिकायत करता है जो कि बिना किसी जैविक आधार के ही उत्पन्न होता है एवं इस विकार की उत्पत्ति तनाव या किसी अन्य मानसिक आधार के कारण होती है। काय आलंबिता विकार, इमोशनल डिसऑर्डर, इस विकृति में कई अस्पष्ट कायिक लक्षण होते हैं जो प्राय चिरकालीन होते हैं। इनमें किसी तरह का स्पष्ट दैहिक आधार नहीं होता। इन शारीरिक शिकायतों में सिर दर्द, थकान, पेट, पीठ और छाती में दर्द, हृदय की धड़कन वृद्धि आदि शामिल होते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी बीमारी नाटकीय और बड़े चढ़े रूप में दर्शाते हैं तथा काफ़ी मात्रा में दवाएं लेते हैं। परिवर्तन विकार, कन्वर्सन डिसऑर्डर, इस विकार में व्यक्ति अपने तनाव
क्वेश्चन ऐसे आएगा, बताइए परिवर्तन विकार क्या है। यहाँ पर सुखाय दुश्चिंता रोग क्या है। यहाँ पर सुखाय दुश्चिंता रोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इस विकार में व्यक्ति अपने तनाव, मानसिक संघर्ष आदि की अभिव्यक्ति सारे लक्षणों के माध्यम से करता है। पक्षाघात, अंधापन, बहरापन, चलने में कठिनाई आदि अचानक किसी दबावपूर्ण अनुभव के बाद घटित हो जाते हैं। स्वीकार्य दुश्चिंता रोग। इस विकार में व्यक्ति को स्वयं को किसी रोग से पीड़ित होने का भय हमेशा बना रहता है। किसी भी बीमारी के लक्षण न होने के बावजूद वह अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा आशंकित रहता है और यह आशंका इतनी प्रबल होती है कि उसकी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या कुसुमार्जित हो जाती है। इस विकार में व्यक्ति को स्वयं को किसी रोग से पीड़ित होने का भय हमेशा बना रहता है। ठीक, हाइपोथायरॉयडिज्म कुछ ऐसे है यार। स्वीकार्य दुश्चिंता रोग। विच्छेदी विकार। विच्छेदी से सामान्य अर्थ होता है अलग हो जाना, चेतना में अचानक और अस्थायी परिवर्तन जो कष्टकर अनुभवों को रोक देता है। विच्छेदी विकार की मुख्य विशेषता होती है, जो व्यक्ति इस विकृति से रोगग्रस्त होते हैं उनमें वातावरण प्रति चेतना का अभाव पाया जाता है। वे अपनी पहचान भूल जाते हैं, अपने बारे में भ्रम होने लगता है, आत्मन अपनी अनेक पहचान की बात पाई जाती है। होम्स ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि मनोविच्छेदित विकृतियों का तात्पर्य विकृतियों के एक समूह से है जिसमें स्मृति, तैद्यम तथा चेतना के संकलित कार्यों की गड़बड़ी होती है। इस विकृति में मनोविच्छेदित स्मृतिलोप, मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति, मनोविच्छेदी तैद्यम विकृति तथा व्यक्तित्व लोप शामिल होते हैं। विच्छेदी विकार। विच्छेदी स्मृतिलोप, डिसोसिएटिव एनिमिया। इस व्यक्ति में रोग अपने ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत अनुभवों का प्रत्याहन पूर्णतः अंशतः नहीं कर पाता जिसका स्वरूप तनाव उत्पन्न करने वाला होता है। यह विस्मरण प्राय एकाएक उत्पन्न होता है तथा किसी निश्चित सीमाबद्ध समय विशेष से संबंधित होता है। इस स्थिति का विस्मरण आंगिक के कारणों से उत्पन्न स्मृतिहास से बन होता है। स्मृतिहास के अतिरिक्त उसकी अन्य योग्यताएं, आधारवर्धित क्रियाएं व आदतें जो कि त्यों रहती है। विच्छेदी स्मृति लोप। विच्छेदी आत्मविस्मृति। जिन रोगियों में मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति पाया जाता है वे अपने घर या निवास स्थान को अचानक छोड़कर दूर चला जाता है। वहाँ नए नाम और नए काम से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करता है। महीनों और सालों बीत जाने के बाद रोगी अपने को अचानक नए स्थान में पाकर आश्चर्य करता है। उसे अपना पुराना जीवन याद आ जाता है। वह अपने नए जीवन को बिल्कुल भूल जाता है। उसे यह भी याद नहीं रहता कि वह इस नए स्थान पर कैसे आया। यह विस्मृति अचानक या अप्रत्याशित ढंग से घटित होती है। जिन व्यक्तियों में दुखद परिस्थितियों का समाधान करने की क्षमता नहीं पाई जाती उनमें मनोविच्छेदी विस्मृति के पाए जाने की संभावना अधिक पाई जाती है। विच्छेदी पहचान विकार। इस विधि का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि एक ही व्यक्ति में दो या दो से अधिक व्यक्तित्व बारी बारी में पाए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर व्यक्तित्व अपने आप में संज्ञानात्मक तथा भावात्मक रूप में स्वतंत्र तथा सुसंगठित होता है। एक जैसे वो अपरिचित वाली मूवी है ना, साउथ की वो वाली, एक व्यक्तित्व अवस्था दूसरे व्यक्तित्व अवस्था से नाटकीय ढंग से भिन्न होता है। यदि एक संपन्न तथा सक्रिय है तो दूसरा अति दुखी तथा निष्क्रिय हो सकता है। ये आपस में एक दूसरे के प्रति जानकारी रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। जब दो से दो अधिक व्यक्ति उत्पन्न हो जाते हैं व्यक्तित्व तो संबंध बहुत ही जटिल हो जाता है। व्यक्तित्व लोप। व्यक्तित्व लोप साधारण धर्म में आत्म सेल्फ अथवा पहचान आइडेंटिटी की क्षति के भाव को व्यक्तित्व लोप कहते हैं। व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह स्वप्न की दुनिया में रह रहा है। उसे अनुभव होता है कि वह अपनी ही मानसिक प्रक्रियाओं एवं सारी प्रक्रियाओं का एक बाहरी प्रेरक बनकर उसका प्रेषण कर रहा है। व्यक्ति का वास्तविकता बोध अस्थायी स्तर पर लुप्त हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। साधारण अर्थ में आत्म सेल्फ अथवा पहचान आइडेंटिटी की क्षति के भाव को व्यक्तित्व लोप कहते हैं। व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह स्वप्न की दुनिया में रह रहा है। उसे अनुभव होता है कि वह अपनी ही मानसिक प्रक्रियाओं में शारीरिक प्रक्रियाओं का एक बाहरी प्रतीक बनकर उसका
परीक्षण कर रहा है। व्यक्ति का वास्तविक बोध अस्थायी स्तर पर लुप्त हो जाता है, यह परिवर्तित हो जाता है। डिस्पर्सलेशन डिस्पर्सनेशन क्रियात्मक 4.3 व्यक्ति के जीवन में सुखद और दुखद घटनाएं घटती रहती है। खासकर दुखद घटनाएं व्यक्ति के व्यवहार को असमान कर देती है, जैसे परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु, किसी परीक्षा में असफलता आदि। कक्षा के विद्यार्थी के रूप में आपको अपने जीवन में घटित होने वाली ऐसी ही घटनाओं की सूची बनानी है, जिससे आपका व्यवहार उदास भरा या मंदित हो गया, और सहपाठियों के साथ तुलना भी करनी है। मनोदशात्मक विकार, मूड डिसऑर्डर। मनोदशात्मक विकार विकृति का अर्थ उन बीतियों का समूह है जिसमें व्यक्ति के मनोभाव प्रक्रिया इस हद तक विकृत बन जाती है कि वह अपने दैनिक जीवन में संतुलन बनाए रखने में सक्षम नहीं रहता है। सरासन तथा सरासर ने मनोदशा वृत्ति को परिभाषित करते हुए कहा है कि मनोदशा वृत्ति का तात्पर्य वृत्तियों के एक समूह से है जिसमें मुख्यतः संवेगात्मक भाव प्रभावित होता है। यह विषाद हो सकता है, उत्साही उत्तेजन हो सकता है, यह दोनों। सरासन तथा सरासन यह प्रासंगिक हो सकता है, चिरकालिक। मुख्य अवसादी विकार मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को एक ध्रुवीय विषाद भी कहा जाता है। इसमें रोगी काफ़ी उदास रहता है, भूख, नींद तथा क्रिया स्तर में काफ़ी कमी आती है। इसके अतिरिक्त बेकार हो जाने का भाव, जीवन के प्रति उदासीनता, जीवन की खुशियों में अरुचि और कभी कभी आत्महत्या के विचार आदि लक्षण देखे जा सकते हैं। एक अन्य कम सामान्य भावदशा विकार है उन्माद यानी मानिया। इसमें व्यक्ति अत्यधिक सक्रिय, अति उत्साही आदि भाव व्यक्त करता है। द्विध्रुवीय भावदशा विकार बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। ठीक। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में उन्माद और अवसाद बारी बारी से उपस्थित होते हैं। इस विकार पहले उन्माद अवसाद विकार कहा जाता था। आत्महत्या। आत्महत्या का प्राय भावदशा विकारों से संबंध होता है। आत्महत्या का प्राय भावदशा विकारों से संबंध होता है। यह एक आत्म प्रेरित मृत्यु होती है जिसमें व्यक्ति अपनी जिंदगी को समाप्त करने का एक ज्ञात प्रत्यक्ष व चेतन प्रयास करता है। आत्महत्या को प्रेरित करने वाले कारक कई हैं, जिसमें तनावयुक्त घटनाएं एवं परिस्थिति, मनोदशा एवं चिंतन में परिवर्तन, अल्कोहल उपयोग, मानसिक भीति, मॉडलिंग आदि प्रदान है। विभिन्न आयु व लिंग के व्यक्तियों में आत्महत्या की दरें एवं प्रयास अलग अलग होते हैं। आत्महत्या की समस्या अत्यंत गंभीर तथा जटिल है। जो लोग आत्महत्या का प्रयत्न करते हैं उसमें से अधिकांश मरना नहीं चाहते। आत्महत्या के पूर्व प्रत्यक्ष या परोक्ष संकेत वास्तव में रोगी की सहायता हेतु पुकार होती है। उसके प्रति सचेत रहना आवश्यक है, जैसे उसके व्यक्तित्व में खाने पीने, सोने की आदतों में परिवर्तन, मित्रों परिवारों के साथ आनंददायक गतिविधियों में रुचि न होना, शारीरिक लक्षणों की शिकायत, मद्य एवं मादक द्रव्य सेवन, लगातार ऊब महसूस करना आदि प्रमुख है। हालांकि व्यावसायिक परामर्श मनोवैज्ञानिकों से समायोजित मदद लेकर आत्महत्या घटना को रोका जा सकता है। मनोविदलन विकार यानी कि सीजोफ्रेनिया एक गंभीर मनोवृत्ति है। इसमें पहले डिमेंशिया प्रकाश कहा जाता है। बुलवल इस मानसिक रोग को स्किज़ोफ्रेनिया की संज्ञा दी है। स्किज़ोफ्रेनिया है। मनोविदलता वास्तव में मनोवित्त का एक प्रकार है। इसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्तिगत विभाजन, स्प्लिटिंग ऑफ पर्सनैलिटी। इस व्यक्तिगत विभाजन के कारण रोगी में गंभीर संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा क्रियात्मक विकृतियाँ विकसित हो जाती है, जिसमें रोगी का संबंध वास्तविकता या रियलिटी से दूर जाता है। मनोविदलता के लक्षण।
इसके लक्षण 3 तरह के होते हैं। एक, सकारात्मक लक्षण। इसमें व्यक्ति विचार, संवेग और व्यवहार में अतिशयता दिखाता है। इस श्रेणी के लक्षणों में व्यायाम अर्थात एक ऐसा गलत विश्वास से होता है जिसके गलत होने का सबूत होने के बावजूद भी व्यक्ति उसे गलत मानने को तैयार नहीं होता। व्यायाम, विभ्रम अर्थात बिना किसी बाह्य उद्दीपक के प्रशिक्षण करना। विघटित चिंतन तथा संभाषण, थिंकिंग एंड स्पीच। इसमें संभाषण तथा चिंतन बहुत ही विघटित होता है, जैसे एक विषय से दूसरे विषय पर इतना तेजी से बदलना कि सुनने वाला व्यक्ति कोई अर्थ नहीं निकाल पाता। नव शब्द निर्माण करना, शब्दों और वाक्यों को बार बार दोहराना आदि आता है। तथा अनुपयुक्त भाव, इम्पेरेटिव इफेक्ट अर्थात ऐसे समय जो स्थिति के अनुरूप न हो। नकारात्मक लक्षण, नेगेटिव सिमेट्री। इसमें व्यक्ति विचार, संवेग और व्यवहारात्मक कमियों को दिखलाता है, जिसमें विसंगत एवं कुंठित भाव, फिल्टेड एंड फेल्ट इफेक्ट अर्थात कम या किसी प्रकार का भाव प्रदर्शित नहीं करना। इच्छा शक्ति की कमी, एवोल्यूशन अर्थात किसी काम को शुरू करने या पूरा करने में असमर्थता तथा उदासीनता प्रदर्शित करना। वाक अयोग्यता, अलगोया आदि प्रमुख है। मनोपेशीय लक्षण, इसमें व्यक्ति अपने हाव भाव, गति एवं मुद्राएं अजीब तरह से प्रदर्शित करता है। यह लक्षण अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि केटाटोनिया कहते हैं। मनोपेशीय लक्षण, विभिन्न प्रकार की भ्रमाश शक्ति, विभिन्न प्रकार की भ्रमाश शक्ति। मनोविदलन विकार, मनोविदलन विकार एक गंभीर, दोबारा देख लेते हैं, एक गंभीर मनोविधि है। इसके पहले डिमेंशिया प्रकाश कहा जाता था। ब्लूलर ने इस मानसिक रोग को स्प्रेंजिया की संज्ञा दी, जो आज तक प्रचलित है। मनोविदलता वास्तव में मनोविधि का एक प्रकार है। इसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्तित्व विभाजन। इस व्यक्तित्व विभाजन के कारण रोगी में गंभीर संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा क्रियात्मक विकृतियाँ विकसित हो जाती है, जिससे रोगी संबंध वास्तविकता या रियलिटी से टूट जाता है। मनोविदलिता के लक्षण, इसके लक्षण 3 तरह के होते हैं। सकारात्मक लक्षण, इसमें व्यक्ति विचार, संवेग और व्यवहार में अतिशयता दिखाता है। इस श्रेणी के लक्षणों में व्यायाम अर्थात एक ऐसा गलत विश्वास से होता है जिसके गलत होने का सबूत होने के बावजूद भी व्यक्ति उसे गलत मानने को तैयार नहीं होता। विभ्रम अर्थात बिना किसी बाह्य उद्दीपक के प्रशिक्षण करना। विघटित चिंतन अथवा संभाषण, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड स्पीच। इसमें संभाषण तथा चिंतन बहुत ही विघटित होता है, जैसे एक विषय से दूसरे विषय पर इतना तेजी से बदलना कि सुनने वाला व्यक्ति कोई अर्थ नहीं निकाल पाता। नव शब्द निर्माण करना, शब्दों को, वाक्यों को बार बार दोहराना आदि आता है। तथा अनुपयुक्त भाव अर्थात ऐसे संवेग जो स्थिति के अनुरूप न हो। नकारात्मक लक्षण, नेगेटिव सिस्टम, इसमें व्यक्ति विचार, संवेग और व्यवहारात्मक कमियों को दिखलाता है। इसमें विसंगत एवं कुंठित भाव, ब्लंटेड एंड फेल्ट इफेक्ट अर्थात कम या किसी भी प्रकार भाव प्रदर्शित नहीं करता। इच्छा शक्ति की कमी, इच्छा शक्ति की कमी। नकारात्मक लक्षण दोबारा से देखते हैं। नेगेटिव समूह, इसमें व्यक्ति विचार, संवेग और व्यवहारात्मक कमियों को दिखलाता है। इसमें विसंगत एवं कुंठित भाव अर्थात कमी या किसी प्रकार भाव प्रदर्शित नहीं करता। इच्छा शक्ति की कमी अर्थात किसी काम को शुरू करने या पूरा करने में असमर्थता तथा उदासीनता प्रदर्शित करना। वाक अयोग्यता, अलोगिया आदि प्रमुख है। मनोपेशीय लक्षण, मनोपेशीय लक्षण, इसमें व्यक्ति अपने हाव भाव, गति एवं मुद्राएं अजीब तरह से प्रदर्शित करता है। यह लक्षण अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे केटाटोनिया कहते हैं। बॉक्स 4.5। विभिन्न प्रकार की भ्रमाशक्ति, उत्पीड़न, भ्रमाशक्ति, डिलेक्शन ऑफ इस तरह के भ्रमाशक्ति से ग्रसित लोग यह विश्वास
करते हैं कि लोग उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, उनकी जासूसी कर रहे हैं, उनकी मिथ्या निंदा की जा रही है या उन्हें जानबूझकर उत्पीड़ित किया जा रहा है। श्रवण भ्रमिता भ्रांति, रोगी ऐसी आवाज़ें या ध्वनि सुनते हैं जो सीधे रोगी से शब्द, मुहावरे और वाक्य बोलते हैं या आपस में रोगी से संबंधित बातें करते हैं। संदर्भ भ्रमाशक्ति, इसमें वे दूसरों के कार्यों या वस्तुओं और घटनाओं के प्रति विशेष और व्यक्तिगत अर्थ जोड़ देते हैं। अत्यम्यन्यता भ्रमाशक्ति, डायल्यूशन ऑफ ग्रैंडर, व्यक्ति अपने आप को बहुत सारी विशेष शक्तियों से संपन्न मानता है। ठीक है। नियंत्रण भ्रमाशक्ति, वे मानते हैं कि उनके विचार, भावनाएं और क्रियाएं दूसरों के द्वारा नियंत्रित की जा रही है। फिर है विभिन्न प्रकार की भ्रमांति, रोगी ऐसी आवाज़ें या ध्वनि सुनते हैं जो सीधे रोगी से शब्द, मुहावरे और वाक्य बोलते हैं या आपात में रोगी से संबंधित बातें करते हैं। स्पर्शी भ्रमांति, कई प्रकार की झुनझुनी जलन महसूस करते हैं। झुनझुनी। दैहिक भ्रमांति, शरीर के अंदर कुछ घटित होना जैसे पेट में सांप का रेंगना इत्यादि। दैहिक विभ्रांति। दृष्टि विभ्रांति, लोगों या वस्तुओं सुस्पष्ट दृष्टि या रंग का स्पष्ट लक्षण। रस संवेदी विभ्रांति, खाने और पीने की वस्तुओं का विचित्र स्वाद। घ्राण विभ्रांति, धुएं और जहर की गंध प्रमुख है। आगे चलते हैं। मनोविद्यालय के निम्नलिखित पांच प्रकार मुख्य है मनोविद्यालय के। आई समझ में? ठीक। व्यामोहाव प्रकार, पैरानॉइड टाइप। यार ये आएगा क्या एग्जाम में? विसंगठित प्रकार, कैटाटोनी प्रकार, ये आया तो है नहीं अभी तक। क्रियाकलाप है ना, व्यवहारात्मक, लेकिन वैसे भी पढ़ लें, वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए ठीक रहेगा। मनोविद्यालय के इस प्रकार का सबसे प्रमुख लक्षण व्यायाम तथा श्रव्य व्यायाम, एक क्रमबद्ध व संगठित तंत्र होना है। व्यायाम में दंडात्मक व्यायाम की प्रबलता होती है, परंतु इसके अतिरिक्त बड़प्पन का व्यायाम, ईर्ष्या व्यायाम या संघर्ष का व्यायाम भी पाया जाता है। विसंगठित प्रकार, विसंगठित भाषा और व्यवहार, कुंठित भाव कोई कैटाटोनिक लक्षण नहीं है। कैटाटोनिक प्रकार, इससे मनोविद्यालय का सबसे प्रमुख लक्षण पेशीय क्षुब्धता है। रोगी कभी तो काफ़ी उत्तेजना में आकर तरह तरह की पेशी क्रियाएँ करता है, तो कभी वह एक ही तरह की पेशी क्रिया जैसे एक पैर पर एक घंटों खड़ा रहता है। अविभेदित प्रकार, अनडिफरेंटेड टाइप, यह व्यक्ति मनोविद्यालय की निर्धारण श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के अनुरूप नहीं होते अथवा एक से अधिक श्रेणियों के अनुरूप होते हैं। अवशिष्ट प्रकार, रिजाइड टाइप, अवशिष्ट मनोविद्यालय के लिए यह आवश्यक है कि इससे पीड़ित व्यक्ति अतीत में कम से कम मनोविद्यालय घटना से गुजर चुका हो तथा वर्तमान में कई सकारात्मक लक्षण नहीं किंतु नकारात्मक लक्षण प्रदर्शित करता हो। क्रियाकलाप 4.4, आप अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने आप में गलत विश्वास बनाए रखते हैं। अगर गलत विश्वासों के विपरीत कुछ कहा जाए तो वे इसे मानने को तैयार नहीं होते। इसी तरह कुछ उदाहरण हमें कभी कभी टीवी या पुस्तकों में देखने को मिलते हैं। क्या आप निम्न में से पहचान सकते हैं यह कौन सी भ्रमाशक्ति है? एक व्यक्ति जो यह सोचता है कि लोग योजना बनाकर उस पर आक्रमण करने वाले हैं, जो यह सोचता है कि वह आविष्कारक व्यक्ति है जिसने कुछ अनूठा आविष्कार किया है, जो यह सोचता है कि लोग सिर्फ उसके बारे में ही बातें कर रहे हैं, जो ये सोचता है कि उसके आवेग, भाव, चिंतन आदि नियंत्रण उसके द्वारा न होकर दूसरों के द्वारा हो रहा है। व्यवहारात्मक व विकासात्मक विकार, व्यवहारात्मक एवं विकासात्मक विकार विशेषकर बच्चों के व्यवहार एवं विकास से संबंधित होते हैं। यदि इन विकारों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाए तो इनमें सुधार भी किया जा सकता है, रहते ध्यान दिया जाए तो, परंतु यदि अवहेलना की जाए तो भविष्य में गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। एच.एन. बेक ने बाल्यावस्था के विकारों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया है। एच.एन. बेक, वाहीकरण विकार, इनमें अनियंत्रित विकार भी कहा जाता है। इन विकारों में वे व्यवहार आते हैं जो विध्वंसकारी एवं आक्रामक होते हैं। इन विकारों में अवधान न्यूनता, अतिक्रियत विकार, ये क्वेश्चन आ चुका है, ADHD, तो हल्के में नहीं ले सकते इस बुक को। आज समझ में, इसमें से कहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, क्योंकि जो साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी का जो मापदंड है वो NCERT RBC है, उनमें से तो क्वेश्चन आएंगे ही, चाहे वो कहाँ से किसी प्रकार से दे। आई समझ में?
अब ये थोड़ी है कि भाई जैसे कि वो एग्ज़ाम लेने वाले हैं कि भाई चलो आप उस गाइड की बुक पढ़िए या फिर उस गाइड की बुक पढ़िए उसमें से देंगे, नहीं। उनकी प्राथमिकता तो यही बुक रहेगी एनसीईआरटी आरबीएसई। तो चल पढ़ते हैं। इनमें अनियंत्रित विकार भी कहा जाता है। इन विकारों में वे व्यवहार आते हैं जो विध्वंसकारी एवं आक्रामक होते हैं। बहिकरण विकार, एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर। इन विकारों में अवधान न्यूनता अतिक्रियता विकार, अवधान न्यूनता अतिक्रियता विकार, ADHD, ADHD, ठीक। विरुद्ध अभिज्ञाकारी विकार ODD और आचरण विकार प्रमुख हैं। अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, अटेंशन डिफरेंस हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर। इस प्रकार के मुख्य लक्षण है अवधान न्यूनता एवं अतिशयता। ADHD से पीड़ित बालक में अवधान न्यूनता की समस्या पाई जाती है। यह किसी भी कार्य में खेल में अपना ध्यान केंद्रित नहीं रख पाता। फलस्वरूप वह दूसरों के निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहता है। अतिसक्रियता, हाइपरएक्टिव। ADHD से पीड़ित बालक में सक्रियता का स्तर सामान्य से कहीं अधिक पाया जाता है। किसी भी क्रिया के समय उनके लिए शांत या स्थिर बैठे रहना काफ़ी कठिन हो जाता है। ऐसे बच्चे हमेशा दौड़ना, फिर उछलना, कूदना आदि में व्यस्त रहते हैं। आवेगशीलता, ADHD से ग्रसित बच्चों में आवेगशीलता का लक्षण भी आवेग पाया जाता है। ऐसे बच्चे अपनी तात्कालिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण नहीं रख पाते। ADHD लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक पाया जाता है। ADHD का मतलब होता है अवधान न्यूनता की समस्या पाई जाती है। लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक पाया जाता है। विरुद्धक अभिज्ञाकारी विकार, अपोजिशन डिफरेंट डिसऑर्डर ODD। आई समझ में ODD। अब क्वेश्चन आ गया, बताइए ODD क्या है। इससे ग्रसित बालक उम्र के अनुपयुक्त जिद करते हैं। ऐसे बालक चिड़चिड़े, अभिज्ञाकारी तथा शत्रुतापूर्ण तरह से व्यवहार करने वाले होते हैं। यह विकार लड़के व लड़कियों में समान रूप से पाया जाता है। आचरण विकार, कंडक्ट डिसऑर्डर। आचरण विकार तथा समाज विरोधी व्यवहार उन बालकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो उम्र के अनुरूप व्यवहार न करके परिवार की प्रत्याशाओं, सामाजिक मानकों और दूसरों के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करने वाले होते हैं। ऐसे बालक गंभीर रूप से धोखा देना, चोरी करना, नियमों का पालन न करना और आक्रामक व्यवहार भी दर्शाते हैं। आचरण विकार, आंतरिकरण विकार, इंटरलिंकिंग डिसऑर्डर। इन विकारों में आंतरिक समस्याएं या स्थितियां होती है जो दूसरों को दिखाई नहीं देती। ऐसे वियोगित दुश्चिंता अवसाद आते हैं। वियोगज दुश्चिंता विकार मतलब आंतरिकरण विकार है। सेपरेशन एनेक्सिस डिसऑर्डर। इस विकार में बच्चे अपने माता पिता से अलग होने पर अतिशय भय का अनुभव करते हैं। वे अकेले रहने में, अकेले आने जाने में, नई स्थितियों में प्रवेश से घबराते हैं तथा हमेशा माता पिता के साथ रहने का प्रयास करते हैं। ऐसे बच्चे वियोगज स्थिति से बचने के लिए चीखना, चिल्लाना, आत्महत्या आदि भय प्रदर्शित कर सकते हैं। अवसाद को पढ़ते हैं वह अवसाद यानी डिस्प्रेशन। बच्चे अपने अवसाद की अभिव्यक्ति बड़ों की तुलना में अलग तरीके से कर सकते हैं। यह उनके शारीरिक, सामूहिक, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होता है। बच्चों में कुछ और गंभीर विकास जिन्हें व्यापक विकासात्मक विचार प्रेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर कहा जाता है हो सकते हैं। स्वलीनता एटिज्म इसमें सबसे अधिक पाया जाने वाला विकार होता है। इस रोग से ग्रस्त बच्चों की पहचान सबसे पहले लियो केनर ने की थी। ऐसे बच्चों में अन्य व्यक्तियों में रुचि का अभाव देखने में आता है। यह अंत्यक्रिया के लिए निर्जीव वस्तुओं को वरीयता देते हैं। सामाजिक अंत्यक्रिया के लिए आंख मिलाने में असफल होते हैं। ऐसे बच्चों में सार्थक और उपयोगी वाणी का विकास नहीं हो पाता तथा अधिकांश में सीमित तथा विचित्र प्रकार की शाब्दिक अभिव्यक्तियाँ पाई जाती है। स्वलीनता से ग्रस्त बच्चों में वातावरण में एकत्व बनाए रखने की तीव्र इच्छा होती है। ऐसे बच्चों में जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक क्रियाओं का अधिगम व विकास की बहुत कम हो पाता है।
विकारों का एक अन्य समूह जो युवा लोगों में विशेष से पाया जाता है वह है भोजन विकार, ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें क्षुधा अभाव, एरोक्सिया नर्वोसा एक प्रमुख विकार है, जिसमें व्यक्ति खाना खाने की इच्छा बिल्कुल समाप्त हो जाती है। वह मृत्यु के स्तर तक स्वयं को भूखा रखने में समर्थ होता है। इन विकारों में ये क्वेश्चन आ चुका है, एनोरेक्सिया नर्वोसा लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है। वह मृत्यु के स्तर पर स्वयं को भूखा रखने में समर्थ होता है। इन विकारों में चौदह भी प्रमुख है। इस विकार में व्यक्ति बहुत अधिक खा लेता है, फिर उल्टी या दवाओं से वह बाहर निकाल देता है, जिससे उसके नकारात्मक संवेगों में कमी होती है। अनियंत्रित भोजन, विंगिंग ईटिंग में अत्यधिक भोजन करने का प्रसंग बार बार आता है। मानसिक बंधन, मानसिक बंधन से तात्पर्य समायोजी व्यवहार में कमी के साथ साथ अधो औसत बुद्धि से होता है। द अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन, द अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन के अनुसार मानसिक दुर्बलता का संबंध वर्तमान क्रिया में पर्याप्त परिसीमाओं से होता है। इसमें सार्थक रूप से अधो औसत बौद्धिक क्रिया होती है तथा निम्नलिखित उपयुक्त समायोजी कौशल क्षेत्रों में दो या दो से अधिक संबंधित परिसीमाएं साथ साथ होती है। संचार, आत्म देखरेख, घरेलू जिंदगी, सामाजिक कौशल, सामुदायिक अनुप्रयोग, आत्म दिशा, स्वास्थ्य सुरक्षा, कार्यात्मक शिक्षा, अवकाश एवं कार्य, और यह 18 वर्ष की आयु से पहले ही परिलक्षित होते हैं। अच्छा, परंपरागत रूप से जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि का स्तर 70 से नीचे रहता है वे मंदबुद्धि कहलाते हैं। 70 से नीचे, 70 से नीचे किसकी परिभाषा है ये? द अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन, द अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन। मानसिक दुर्बलता के स्तर, बुद्धि लब्धि प्रकार और वर्गीकरण। 50 से 70 यह है साधारण मानसिक दुर्बलता। ठीक, फिर 35 से 50 औसत मानसिक दुर्बलता, 20 से 35 गंभीर मानसिक दुर्बलता और 20 से कम अति गंभीर मानसिक दुर्बलता। जब साधारण मानसिक दुर्बलता ठीक है, औसत मानसिक दुर्बलता, गंभीर मानसिक दुर्बलता और अति गंभीर, यानी कि अति गंभीर फिर औसत। मादक द्रव्य दुरुपयोग विकार, कुछ दशकों से समाज में मद्यपान तथा विभिन्न नशीले पदार्थों का सेवन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इनका अत्यधिक मात्रा में सेवन व्यक्ति को दैहिक तथा मानसिक दृष्टि से द्रव्य पर निर्भर बनाता है, जो व्यक्ति की अंतर्निहित कठिनाइयों तथा तनावों का प्रतीक है। मादक द्रव्य दुरुपयोग विकार। डेविसन तथा नील ने द्रव्य संबंध विकृतियों को परिभाषित करते हुए कहा है। डेविसन तथा नील, द्रव्य संबंध विकृतियां वे विकृतियां हैं जिनमें औसत जैसे कि मगसार तथा कोकेन का दुरुपयोग इस हद तक किया जाता है कि व्यवहार कुसुमेजित बन जाता है, सामाजिक तथा व्यवहारिक कार्यवाही बाधित हो जाती है, नियंत्रण या मध्य त्याग असंभव बन जाता है। मध्य, शायद ये वो है धूम्रपान वगैरह के बारे में। औसत पर अवलंबन या तो मनोवैज्ञानिक होता है जैसे द्रव्य दुरुपयोग में, या शारीरिक होता है जैसे द्रव्य निर्भरता में या व्यसन में। मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाले विकारों में दो तरह के उपसमूह होते हैं। मादक द्रव्य निर्भरता, लंबे समय तक यदि व्यक्ति में द्रव्य दुरुपयोग की स्थिति चलते रहती है तो इससे उसमें एक विशेष अवस्था उत्पन्न होती है जिसे द्रव्य निर्भरता कहा जाता है। ऐसी निर्भरता दो तरह की होती है, मनोवैज्ञानिक निर्भरता तथा दैहिक निर्भरता। ठीक, मनोवैज्ञानिक निर्भरता में व्यक्ति औषध लेने की तीव्र लालसा दिखलाता है। वह अपना अधिकतर समय औषध प्राप्त करने के प्रयास में लगाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि अन्य कार्यों में उनका समायोजन अच्छा नहीं ले पाता। जब व्यक्ति अत्यधिक बार बार द्रव्यों को लेता है तो उसमें सहनशीलता, टॉलरेंस तथा प्रत्याहार संलक्षण, विथड्रॉवल सिंड्रोम विकसित हो जाता है, जिससे दैहिक निर्भरता कहा जाता है। सहनशीलता एक ऐसी दैहिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति को वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अब पहले की तुलना में अधिक मात्रा में औषध को लेना पड़ता है। प्रत्याहार से तात्पर्य अदुखद मनोवैज्ञानिक दैहिक प्रभाव से होता है जो उस समय व्यक्ति में उत्पन्न होता है जब वह अब तक लगातार
खाए जाने वाले औसत को लेना बंद कर देता है। तो इसमें अन्य बातों के अलावा व्यक्ति में बेचैनी, घबराहट, कंपन आदि पैदा होते हैं। मादक द्रव्य दुरुपयोग। द्रव्य दुरुपयोग का तात्पर्य द्रव्य के ऐसे उपयोग से है जिसमें व्यक्ति की स्थिति ज़्यादा गंभीर तो नहीं होती, परंतु उसके घर तथा कार्यस्थल की जिम्मेदारी का निर्वहन प्रभावित होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए शारीरिक खतरा उत्पन्न करते हैं। सामान्य दुरुपयुक्त मादक द्रव्य पदार्थ इस प्रकार है। एल्कोहल द्रव्य पदार्थ है। एल्कोहल, एम्फेटामाइंस, कैफीन, कैनबिस, कोकीन, विभ्रांति उत्पादक और सूंघने की दवाएं। एल्कोहल तो दारू वगैरह से मिलता है, कैफीन कॉफ़ी चाय है ना। एम्फेटामाइंस, डिस्ट्रो एम्फेटामाइंस, मेटा एम्फेटामाइंस, डाइट गोलियाँ। ठीक। कैफीन, कॉफ़ी, चाय, कैफीन युक्त सोडा, पीड़ानाशक गोलियाँ, चॉकलेट, कोको। कैफीन। कैनबिस, गांजा या भांग, हशीश, सेंसिमिला। कैनबिस यानी कि कैनबिस मिलता है गांजा या भांग से, हशीश, सेंसिमिला। कोकेन, विभ्रांति उत्पादक, एलएसडी, मेस्कलाइन। सूंघने की दवाएं, गैसोलीन, गोंद, पेट, बिरलक, पेंट थिनर, झिड़कने वाले पेंट, टाइपराइटर की स्याही, ठीक करने वाला तरल। गैसोलीन, गोंद, पेंट, बिरलक, झिड़कने वाले पेंट, टाइपराइटर की स्याही, ठीक करने वाला तरल। सूंघने की दवाएं हैं। निकोटिन सिगरेट तंबाकू से मिलता है। ओपिओइड मिलता है मॉर्फिन, हेरोइन, कफ सिरप, पीड़ानाशक गोलियाँ। ओपिओइड मॉर्फिन से यानी कि दर्द को कम कर देता है। हेरोइन, कफ सिरप, पीड़ानाशक गोलियाँ। मॉर्फिन जैसे कि कोई फौज में और उसको चोट आ गई तो तुरंत मॉर्फिन दी जाती है। मॉर्फिन शायद वो इंजेक्शन होता है एक, जो वो दर्द होता है ना भयंकर, वो मिट जाता है। हेरोइन, कफ सिरप, पीड़ानाशक गोलियाँ। पेनसाइक्लिडाइन शामक, बेहोश करने की दवाएं। एल्कोहल तथा विभिन्न मादक द्रव्य अपना लाभकारी पक्ष रखते हैं। ये औषधि के रूप में व्यक्ति के दर्द, अनिद्रा, चिंता, तनाव आदि से अल्पकालिक राहत पहुंचाते हैं, किंतु उनका दीर्घकालीन प्रयोग व्यक्ति को दुर्बल तथा विघटित करना है। शामक नाम है बेहोश करने की दवा का। इनके उपचार हेतु मनोचिकित्सा आवश्यक है। समाज का दृष्टिकोण उनके प्रति घृणा तथा तिरस्कार का नहीं होकर सहज सहयोग का होना चाहिए। इन्हें भी एक रोगी के रूप में हर संभव सहानुभूति, सहायता तथा प्रेम की आवश्यकता है। एल्कोहल तथा मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने के लिए इनकी रोकथाम पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। आधुनिक जीवन की जटिलता, ऊहापोह, बेरोजगारी, प्रतिस्पर्धा आदि पर नियंत्रण पाकर ही इन प्रभावकारी से रोकथाम संभव है। मादक पदार्थ व्यसन की चिकित्सा। ठीक। चिकित्सा सरल व सुलभ है। ठीक। रोगी द्वारा व्यसन छोड़ने की तीव्र इच्छा सहायक है। तीव्र इच्छा, कोई दवाई कुछ नहीं करती, तीव्र इच्छा भी होनी चाहिए। 10-15 दिन के लिए चिकित्सालय में भर्ती एवं उपचार। रोगी व उसके परिवारजनों से सामाजिक, मानसिक तथा अन्य कारणों की जानकारी। मादक पदार्थ के असर को कम करने के लिए कुछ औषधियों का प्रयोग। व्यवहारिक मनोचिकित्सा, सामुदायिक चिकित्सा। रोकथाम के उपाय। नकली दवाओं के विक्रय व प्रयोग पर कानूनी रोक। मादक पदार्थों के उपयोग से होने वाली कुप्रभाव संबंधी स्वास्थ्य शिक्षा शिविरों व फिल्म्स का आयोजन। मादक पदार्थों के उपयोग में होने वाले कुप्रभावों को बच्चों के पाठ्यक्रम में समायोजन। सामाजिक कार्यकर्ताओं में विशिष्ट लोगों द्वारा सामाजिक चेतना।
अब है महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक। नशीली दवाओं के विक्रय व प्रयोग पर कानूनी रोक। मादक पदार्थों के उपयोग से होने वाले कुप्रभावों संबंधी स्वास्थ्य शिक्षा शिविरों व फिल्मस का आयोजन। मादक पदार्थों के उपयोग से होने वाले कुप्रभावों का बच्चों के पाठ्यक्रम में समायोजन। सामाजिक कार्यकर्ताओं विशिष्ट लोगों द्वारा सामाजिक चेतना। महत्वपूर्ण बिंदु। असामान्य व्यवहार, मानसिक द्वंद्व, संज्ञानात्मक मॉडल, रोगान्मुक्ता दबाव मॉडल, आनुवांशिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, व्यवहारपरक कारक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, दुश्चिंता, दुर्विधि, है ना भाई, मनोग्रसित वैधता, समाज विरोधी व्यवहार, सामान्यकृत दुश्चिंता विकार, शरीर प्रारूपी विकार, विच्छेदी विकार, विभ्रांति, अवधान न्यूनता, अतिक्रिया विकार, ADHD है। मानसिक मंदता, मनोदशात्मक विकार, मनोविदलितता, आत्महत्या, भोजन विकार, स्वलीनता, मादक द्रव्य दुरुपयोग। ज़्यादा डिटेल में नहीं दिए। सारांश। असामान्य व्यवहार उस व्यवहार को कहा जाता है जो कष्टप्रद, सामाजिक मानकों से विचलित तथा समृद्धि में बाधक होते हैं। असामान्य व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं में दुष्क्रियता के फलस्वरूप होते हैं। असामान्य व्यवहार को समझने के लिए कई मॉडल विकसित किए गए। ये जैविक, मनोगतिक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, मानवतावादी, स्थितिपरक, रोगात्मकता, दबाव तंत्र एवं सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल तथा 3 कारक बताए गए हैं: जैविक कारक, मनोसामाजिक कारक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक। रोगान्मुक्ता दबाव तंत्र पर सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल तथा 3 कारक बताए गए हैं। जैविक कारक, मनोसामाजिक कारक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ठीक। मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO तथा अमेरिकी मनोरोग संघ APA के द्वारा किया गया है। असामान्य व्यवहार को समझने के लिए कई मॉडल विकसित किए गए हैं। ये है जैविक, मनोगतिक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, मानवतावादी, अस्तित्वपरक, रोगान्मुक्ता, दबाव तंत्र एवं सामाजिक। सांस्कृतिक मॉडल तथा 3 कारक बताए गए हैं: जैविक कारक, मनोसामाजिक कारक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक। दोबारा से लेना है क्या? असामान्य व्यवहार को समझने के लिए कई मॉडल विकसित किए गए हैं। जैविक, मनोगतिक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, मानवतावादी, अस्तित्व और रोगान्मुक्ता, दबाव तंत्र एवं सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल तथा 3 कारक बताए गए हैं: जैविक कारक, मनोसामाजिक कारक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक। मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO तथा अमेरिकी मनोरोग संघ APA के द्वारा किया गया है। मनोवैज्ञानिक विकारों में दुश्चिंता विकार, कायरूप विकार, विच्छेदी विकार, भावदशा विकार, मनोविदलिता, व्यवहारात्मक, विकासात्मक विकार, मादक द्रव्य सेवन संबंध विकार प्रमुख है। दुश्चिंता, कायरूप, विच्छेदी, भावदशा, मनोविदलिता, व्यवहारात्मक। अब अभ्यास प्रश्न। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार को बांटा गया है: अच्छा बुरा, सामान्य असामान्य, ऊंचा नीचा। जब मनोविज्ञान में मानव व्यवहार सामान्य और असामान्य, चल बे करते हैं। पे
आंसर पे एक में वे। फिर नॉर्मल शब्द क्या है? नॉर्मल शब्द बना है, नॉर्मल शब्द बना है नॉर्मा से। फिर नॉर्मा शब्द है लेटिन। ए और पे, दो तीन में ए पे, दो तीन में ए पे, है ना। फिर ए ते, ए दे से ए ते। फिर इसका तो हो गया सेमेनसमैन, है ना, नॉर्मा। फिर लेटिन। और मनोव्याधि शब्द का अर्थ है देह का रोग, मन का रोग, मांसपेशियों का रोग, मन का रोग। कोमर द्वारा बताए गए 4D में कौन सा सही है? कौन सा सही है? उपयुक्त सभी करें क्या? 4 5 ए ते सही है। विषमता, खतरा, अभिक्रियता, उपयोग शब्द। निम्न में कौन सा एक दुश्चिंता विकृति का प्रकार नहीं है? जब दुर्गति, कायारूप विकार, मनोग्रसित वैधता, आतंक। 6 में से दे से ते से। निम्न में कौन सा एक दुश्चिंता विकृति का प्रकार नहीं है? कायारूप विकार, ये नहीं है, ठीक है। जबकि दुर्गति, मनोग्रसित वैधता, आतंक, ठीक। दुश्चिंता कायरूप विकार का प्रकार है पीड़ा विकार, स्वेकाय दुश्चिंता, परिवर्तन विकार। पीड़ा विकार, स्वेकाय दुश्चिंता, परिवर्तन विकार। निम्न में से किसका संबंध द्रव्य संबंध विकार से है? द्रव्य निर्भरता, द्रव्य दुरुपयोग। एवं वे दोनों। द्रव्य निर्भरता, द्रव्य दुरुपयोग। निम्न में से किसे भावात्मक रोग कहा जाता है? भावात्मक, जब मानसिक मंदन, मनोविचलता, 9 में वे, 9 में वे। फिर से, फिर बे दे, 9 में वे, है ना। नौ में बे ही है ना, भूल गया यार। और 9 में बे, 9 में बे। बुलिमिया एक रोग है जिसमें रोगी को भूख अधिक लगती है ना, भूख अधिक लगती है। बुलिमिया, बुलिमिया। यार बुलिमिया, भूख कम लगती है शायद। 10 में, 10 में सही है, यानी कि भूख अधिक लगती है, बुलिमिया। वैसे भी क्वेश्चन आ चुका है, बुलिमिया, भूख अधिक लगती है। मानसिक दुर्बलता में व्यक्ति की बुद्धि होती है। मानसिक दुर्बलता में व्यक्ति की बुद्धि होती है 70 से नीचे। 11 में वे, 11 में वे। विभ्रम तथा भ्रम का संबंध किस विकृति से है? विभ्रम तथा भ्रम का संबंध किस विकृति से है? 12 में वे। मनोविचलता, मनोविचलता के धनात्मक लक्षणों में से किसे शामिल करेंगे? ब्रह्माशक्ति, विभ्रांति, असंगत चिंतन भाषा। यही लग रहा है। 13 में थे, 13 में थे। फिर संज्ञानात्मक संबंध किस मानसिक विकृति से है? विषाद। व्यक्तित्व के विभाजन, स्प्लिटिंग और पर्सनैलिटी के लिए मनोविचलता
का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? क्रैपलेन ने लिब्यूलर 15 में संज्ञानात्मक संबंध किस मानसिक विकृति से है? विषाद। व्यक्तित्व के विकास, एल्बर्टिंग और पर्सनैलिटी के लिए मनोबादलीता का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ब्यूलियर। ये सही है। इसके बाद में संज्ञानात्मक का संबंध किस मानसिक विकृति से है? विषाद। मनोविदलता के धनात्मक लक्षणों में किसे शामिल करेंगे? उपयुक्त सभी। विभ्रम तथा भ्रम का संबंध किस विकृति से है? मनोविदलता। मानसिक दुर्बल से व्यक्ति की बुद्धि होती है 70 से नीचे। बुलिमिया एक रोग है। भूख कम लगती है। भूख कम लगती है। बुलिमिया 10 में है। 10 में से है। बुलिमिया भूख अधिक लगती है। ये क्या है कि पहले देख लिया नहीं, इस वजह से याद रहेगा ये। अगर ये ऑप्शन होता ही नहीं तो ये आता नहीं आता। भूख अधिक लगती है। निम्न में से किसे भावात्मक रोग कहा जाता है? जब भ्रमाशक्ति, भावात्मक रोग, उत्साह, विषाद, मनोवृत्ति। 9 में ब। उत्साह, विषाद, मनोवृत्ति निम्न में से किसे भावात्मक रोग कहा जाएगा? उत्साह, विषाद, मनोवृत्ति। इनमें से किसका संबंध दिव्य? दोबारा से देख लेते हैं अब इसको। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार को बांटा जाता है। सामान्य। फिर नॉर्मल शब्द है नॉर्मा शब्द है लैटिन। मनोव्याधि शब्द का अर्थ है मन का रोग। फिर कॉमर द्वारा बताया डी में कौन सा सही है? सभी है। विषमता, खतरा, विकृति, उपयुक्त सभी। फिर निम्न में कौन सा एक दुश्चिंता विकृति का प्रकार नहीं है? आतंक, दुर्गति, कायरूप विकार, मनोग्रसित बाध्यता। हाँ, ये नहीं है। विकार की बात आ रही है। कायरूप विकार का प्रकार है। कायरूप विकार का प्रकार है पीड़ा विकार, स्वीकार्य दुश्चिंता, परिवर्तन विकार, सभी। 7 में तय। 8 में से है। निम्न में किसका संबंध द्रव्य संबंध विकार से है? द्रव्य निर्भरता, द्रव्य दुरुपयोग। निम्न में किसे भावात्मक रोग कहा जाएगा? भावात्मक। उत्साह, विषाद, मनोवृत्ति, मानसिक मंदन। भावात्मक की बात आ रही है। 9 में ब। 9 में सही है। फिर बुलिमिया, भूख कम लगती है। 10 में यार वही है। 10 में से है बुलिमिया। एलेक्सा नर्वोसा वो अलग है, ऐसे समझ में, ये अलग है। एलेक्सा नर्वोसा वो अलग है, ये अलग है। बुलिमिया भूख अधिक लगती है। मानसिक दुर्बलता से व्यक्ति की बुद्धि होती है 70 से नीचे। विभ्रम तथा भ्रम का संबंध किस विकृति से है? मनोविदलता। 12 में ब। मनोविदलता के धनात्मक लक्षणों में किसे शामिल करेंगे? प्रयुक्त सभी। संज्ञानात्मक संबंध किस मानसिक विकृति से है? विषाद, दुश्चिंता, व्यक्तित्व विकृति, मानसिक मंदता। जब 14 में ए। संज्ञानात्मक संबंध किस मानसिक विकृति से है? विषाद। व्यक्तित्व के विभाजन के लिए मनोबाधिलता पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ब्यूलियर 15 में है।
ठीक। अब सामान्यता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सामान्यता तथा सामान्य व्यवहार में अंतर बताइए। दुश्चिंता विकार को संक्षिप्त में समझाइए। दुर्वृत्ति क्या है? पीवीसी का विकृति को समझाइए। रोग भ्रम को समझाइए। काय के विकार को स्पष्ट कीजिए। विच्छेदी विकार से क्या तात्पर्य है? उन्माद विषाद का अर्थ बताइए। मनोविचलता के धनात्मक तथा ऋणात्मक लक्षणों को स्पष्ट करें। स्वैलिन विकार क्या है? अति क्रियाशील बच्चों की विशेषता को बताइए। विकासात्मक विकारों के प्रकार को बताइए। मानसिक दुर्बलता के स्तर बताइए। द्रव्य दुरुपयोग से क्या आशय है? दीर्घकालीन प्रश्न। सामान्यता एवं असामान्यता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए असामान्यता के मॉडल बताइए। असामान्य व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। मनोविचलितता पर लेख लिखिए। व्यवहारात्मक एवं विकासात्मक विकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। दुश्चिंता विकार से आप क्या सकते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। कायरूप विकार एवं विच्छेद विकार की विवेचना कीजिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।